हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। आज हम इस वीडियो में क्या क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा मध्यकालीन भारत के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक आपके जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुए थे, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, दिल्ली सल्तनत के बारे में, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में, मुगल एम्पायर जिसमें आपके अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर, चिश्ती एंड सूफी, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री के भी टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन करवा रखे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनसे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करना। ओके, तो बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यह है आपका आज का पहला क्वेश्चन, और आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर। इनमें से कौन है जिसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, कौन उसका फाउंडर था। तो आपने अगर राष्ट्रकूट पढ़ा है स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता है ये क्या है, एक ट्री पार्ट है। आपके मेडिएवल हिस्ट्री में हमारे जो मध्यकालीन इतिहास होता है यहीं से शुरू होता है, जब हमारा क्या होता है, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे त्रिपक्षीय संघर्ष हमको देखने को मिलता है, जो कि आप सबको पता है, जो कि किस किस के बीच में, पल्लास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट के बीच में, ये हमें 3 संघर्ष देखने को मिलते हैं। तो आपसे ये राष्ट्रकूट की बात यहीं पे कही गई है कि राष्ट्रकूट एम्पायर की जो है यहाँ पे नींव किसने रखी थी। ध्रुव फर्स्ट ने, दांती दुर्ग ने, कृष्णा फर्स्ट ने, या फिर अमोक्तवर्ष प्रथम ने। तो आप लोगों को इसका यहाँ पे राइट आंसर बताना। राष्ट्रकूट की डायनेस्टी का जो फाउंडर थे, जिन्होंने नींव रखी थी, उनका नाम क्या है, दांती दुर्ग। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। साथ साथ मैं आपको थोड़ा टॉपिक भी बता देती हूँ। जो ट्रिपार्टाइट आप लोगों को पता है ये तीनों के बीच में जो पल्लास, गुज्जर प्रतिहारा और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और ये किस लिए लड़ रहे थे, किसको पाने के लिए, तो वो थी जो हर्षवर्धन की जो कैपिटल थी कन्नौज, उसको पाने के लिए ये तीनों की तीनों ये क्या कर रहे थे, इस बैटल के लिए लड़ रहे थे कि ये कन्नौज को पाना चाहते थे और उसको अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। ठीक है, तो फाइनली अगर देखा जाए, जो आपका ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, इसमें सबने लड़ा, तीनों ने मिलकर लड़ा, लेकिन विजय प्राप्त किसने की थी, प्रतिहारा ने। गुज्जर प्रतिहारा ने फाइनली कन्नौज को अपनी कैपिटल यानी कि राजधानी बना ली थी। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन कराने के साथ साथ पूरी कोशिश करूंगी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँ और वो टॉपिक भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अलावा जो भी मैं आपको बातें बताऊंगी वो अच्छे से समझना। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आप नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां। इनमें से कौन सा वो शाहजहां के शासन के दौरान पे ये बनाया गया था, कौन सा किला आपको बताना है। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, आगरा का फोर्ट, इलाहाबाद का किला, या फिर लाहौर का किला। तो अगर हम शाहजहां के समय पे टाइम के दौरान के समय देखा जाएगा तो कौन सा किला बना था, तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का जो हम लाल किला आप लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। अब हम इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लो कि पहले इसको क्या बोला जाता था। तो दिल्ली में पहले इसको क्या बोला जाता था, लाल किला के नाम से शाहजहां के शासनकाल के दौरान ये बनाया गया था। याद रखना, इसका नाम पहले क्या था, लाल किला जिसे हम जानते हैं। तो ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। उसके बाद इसको एक क्वेडिलेटर में, एक चतुर्भुज में लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और इसको लाल किले के रूप में फिर प्रसिद्ध, आज हम देखते हैं तो ये फेमस हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, देन हम बात करेंगे आगरा का फोर्ट, जो कि आपके बाकी के ऑप्शन में आपने देखा, जो आगरा फोर्ट है, इलाहाबाद फोर्ट और लाहौर फोर्ट, ये तीनों के तीनों आपके अकबर के समय पे बने थे। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और लाहौर फोर्ट, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, अकबर होगा, क्योंकि वो अकबर के शासनकाल के दौरान ये सारे किले बने थे। बट अगर हम बात करेंगे लाल किले की, तो वो शाहजहां के समय पर बनेंगे।
बना था। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। इनसे कुछ और भी आज मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन कराया है कि शाहजहां के टाइम पर कौन सा किला बना था, तो ऐसे ही आपसे अकबर का भी पूछ सकता है, औरंगजेब के टाइम का, तो आपको सारे पता होना चाहिए किसके टाइम पर कौन से किले बने थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया, राजुक वर, जो यहाँ पे राजुक थे वो क्या थे? मर्चेंट इन चोला स्टेट, चोल्स राज्य के व्यापारी थे। ऑफिसर्स इन मौर्यन रूल, मौर्य शासन में अधिकारी थे। या फ्यूडल क्लास इन गुप्ता पीरियड, जो गुप्ता साम्राज्य के जो सामंतवादी जो वर्ग थे राजुक वो होते थे। या फिर ऑफिसर इन साक्या आर्मी, या फिर शक सेना के जो अधिकारी थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑफिसर्स इन मौर्यन रूल। तो मौर्यन शासन में जो अधिकारी थे उन्हें क्या बोला जाता था? रजुक बोला जाता था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। अब इनको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने किसमें ये बात पता चली है? हमें अशोका के अभिलेख से ये बातें पता चली है कि जो रजुक नाम का एक अधिकारी है, ठीक है, इसके बारे में हमें कहाँ से मेंशन हुआ था? अशोका के रिकॉर्ड में हमें ये बात पता चली है। अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, क्योंकि एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी के लिए ही क्यों ना कर रहे हो या मास्टर्स के लिए अब आप एंट्रेंस दे रहे हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि हम अगर किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ का एविडेंस हमें मिलता कहाँ से है। तो पूरी कोशिश करो जो भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में जानो कि ये चीज़ हमें पता कहाँ से चली है, तो क्योंकि ये एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो बात हम करते हैं कि आपके रजुक की। तो रजुक नाम का ये जो रिकॉर्ड ये हमें कहाँ पे, इसमें हमें ये पता चलता है, ये मेंशन था अशोक के शिलालेख से हमें पता चला कि रजुक एक क्या है? अधिकारी है, एक ऑफिशियल है। ठीक है, फिर बात करेंगे इन द फोर्थ पिलर अशोका एक्सप्रेस इज फुल कॉन्फिडेंट इन द प्रिंसेस। अशोका के अगर आप चौथे स्तंभ में, चौथे पिलर में देखेंगे तो उसने अशोक ने राजकुमारों पर अपना पूरा भरोसा व्यक्त किया है और कहा है, एक उपयुक्त दुल्हन के हाथों में बच्चों को लेने वाला माता पिता के रूप में मैंने राजकुमारों को ग्रामीण लोगों की भलाई के लिए नियुक्त किया है। राजकुमारों की गरिमा एक आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट की तरह थी जो राजस्व और न्याय दोनों में सतर्क थे। तो यहाँ पर अशोका ने अपने चौथे पिलर में क्या बात बोली थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है तब उन्होंने क्या बोली थी। एज अ पेरेंट जब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को अपने हाथों में लेते हैं, ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो मैंने राजकुमारों को ग्रामीण लोगों की तरह उन्होंने फिर वो अपॉइंट करते अपने प्रिंसेस को फॉर द गुड ऑफ द जो आपके रूलर पीपल होते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है कि दुल्हन के हाथों में, ठीक है, दुल्हन के हाथों में बच्चों को लेने वाले जो माता पिता होते हैं, ठीक है, मैंने राजकुमारों को ग्रामीण लोगों की भलाई के लिए नियुक्त किया। आप लोग जानते हैं कि ये वो इनका कहने का यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग ये है, जब माँ बाप अपनी बेटी की शादी कर देते हैं तो अपना बच्चे के हाथ जो है किसके, अपने दूसरे, मतलब कि अब वो किसी लड़के को देंगे तो अब वो हाथ को संभालेंगे अब दूसरे माँ बाप, है ना। तो माँ बाप के समान के रूप में, क्योंकि यही होता है कि आज लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया था वो तो है, लेकिन शादी के बाद उन लोगों को एक और पेरेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो बात, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, बोथ रेवेन्यू एंड जस्टिस, तो ये सारी की चीज़ें ये इन्होंने क्या की थी, यहाँ पर इसको एम्पावर्ड की थी। दोनों बातें कौन सी पेश किया था, जो अशोका के आप फोर्थ पिलर में बात देखेंगे। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। देन आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ चिश्तीस कनेक्शन। इनमें से किसका कनेक्शन चिश्ती के साथ संबंधित नहीं है, ये आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शंस में देखा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मुअद्दीन या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो आपको पता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, शेख मुद्दीन और शेख निजामुद्दीन औलिया, ये तीनों के कनेक्शन जो है चिश्ती से था। लेकिन बात करेंगे शेख अब्दुल जिलानी की, ऑप्शन नंबर बी की,
इनका कनेक्शन जो है वो चिश्ती के साथ नहीं था। तो यहाँ पे आपसे राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इनके बारे में और पढ़ेंगे तो शेख अबू जिलानी का रिलेशन देखोगे तो किसके साथ है, कादरिया सिलसिला के साथ था। शेख अब्दुल जिलानी का जो है वो कादरिया सिलसिला के साथ था, चिश्ती के साथ इनका कोई संबंध नहीं था। जबकि अगर हम बात करेंगे ख्वाजामुद्दीन बख्तियार खाकी, शेख मुद्दीन और शेख निजामुद्दीन औलिया, तो उनका रिलेशन किसके साथ था, चिश्ती की शाखा से तीनों की तीनों जुड़े हुए थे। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले जो है चिश्ती का आदेश का प्रचार किसने किया था, तो आपका राइट आंसर होगा ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। तो राइट आंसर क्या होगा, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती हैं जिन्होंने चिश्ती ऑर्डर का पहला प्रचार किया था, पहला आदेश का जो है इन्होंने प्रचार किया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को इसका आंसर कर देना है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि वो आंसर गलत क्यों था और वो किससे रिलेट करते थे। क्लियर हो गया। देन अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिट्री कमांडर हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न इन विजयनगर वर कॉल्ड। जो सैन्य कमांडर जिन्हें विजयनगर में शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे, उन्हें क्या कहा जाता, उन्हें रायस बोला जाता था, अमीर बोला जाता था, या अमार या नयाकास बोला जाता था, या इनमें से सारे ही सबको बोला जाता था। तो आप लोगों ने अगर विजयनगर एम्पायर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आप लोगों को पता होगा जो विजयनगर एम्पायर में जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे उन्हें क्या बोला, जिन्हें क्षेत्र दिए जाते थे उन्हें क्या, उन्हें अमर और नयाकास के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों को अमर और नयाकास के बारे में पढ़ना है, समझना है डिटेल में, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को MHI 04 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये नाम से आपको इग्नू का यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये वहाँ पे भी हिस्ट्री का टॉपिक है तो उसमें आप लोग देख सकते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 में मैंने आपको पूरा डिटेल में अमर और नयाकास पढ़ा रखा है। तो आप वहाँ जाके इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेना, अदरवाइज आपको इसके बारे में पता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अमर और नयाकास की बात करेंगे तो अमर और नयाकास जो है ये क्या थे, मिलिट्री कमांडर थे, एक सैन्य कमांडर थे जिन्हें रायस या विजयनगर के शासक द्वारा शासित होने में लिए क्षेत्र दिए गए थे। अब इन्हें क्या करा गया था, जितने भी विजयनगर के जो भी काम थे, ठीक है, जितने भी रायस थे, जितने भी वहाँ पे शासन कर रहे थे, टेरिटरीज थी, उस पे काम करने के लिए सारे उनको क्षेत्र दिए गए थे। किसको, अमर और नयाकास को। ठीक है, अमर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 12 मिनिस्टर्स को, जो उन्होंने ये बनाया था, मैं यहाँ पे कम्युनिटी बनी थी तो उसके अंदर कितने मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, 12 मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। देन हम बात करेंगे, अगर हम विजयनगर की अमर नयाकास सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये किससे मिलता जुलता है, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में एकता सिस्टम को पढ़ा था। अगर आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत का एकता सिस्टम पढ़ा है तो सेम यहाँ पर यही चीज अमर नयाकास मिलिट्री कमांडर में विजयनगर में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अमर नयाकास का काम क्या होता था, टैक्स को कलेक्ट करना, जो भी कर होते थे उसको कलेक्ट करना है। ठीक है, तो अमर नयाकास ने क्या किया था, क्षेत्र के किसानों से, पीजेंट से, क्राफ्टमैन से, शिल्पकारों से और ट्रेडर से, व्यापारियों से कर और उनके जितने भी अन्य बकाया राशि को इकट्ठा करते थे ये लोग। इनका काम क्या था, इन तीनों क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करना, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में एकता सिस्टम में होता था। याद रखना, एकता सिस्टम में होता था। ठीक है, तो ये लोग जाकर के क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। एक बात मैं और बता दूं, अगर आप लोगों ने एकता सिस्टम पढ़ा है तो एकताधारी सिस्टम में आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो भी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के लोग को यहाँ पे जो राजा बनाते थे, जिसको भी बनाते थे इकतदार कि आपकी तुम्हें ये टैक्स कलेक्ट करना ही, तो ये लोग परमानेंट नहीं होते थे, इन लोगों की जगह चेंज कर दी जाती थी। ऐसा इसीलिए, अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रखी है तो वहां पर पे क्या होता था, पहले वहां पे सामंतवाद होते थे। ठीक है, तो सामंतवाद वहां पे क्या होते थे, वहां वो लोग जगह फिक्स होते थे, वो लोग भी टैक्स लेते थे और कलेक्ट करते थे और देते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सामंत ही खुद, मतलब राजा का काम जो होता था वो लोग ही करने लगे। अगर सारे काम वो ही करेंगे तो फिर राजा की तो कोई जरूरत ही नहीं होती थी। इसी वजह से दिल्ली सल्तनत के समय पर क्या किया गया, जो एकताधारी सिस्टम में जो भी हमें यहाँ पे लोग रखे गए राजा के अंडर में जो काम करते थे, उनको जैसे कि
जैसे कि आप ये देख लो कि ये किंग है, ये जमींदार से, और ये आपके फार्मर्स है, पीजेंट है। तो राजा ने क्या करा, जो जमींदार को सारा काम दे दिया कि पीजेंट को कि तुम्हें जा करके टैक्स कलेक्ट करना है, ये सारे काम दोगे और सारा जो होगा तुम मुझे ला करके दोगे, ठीक है। लेकिन अगर ये परमानेंट रहा तो इससे क्या हो सकता है, राजा को खतरा हो सकता है, क्योंकि फिर क्या है, सारा काम यही करने लगेगा कि सब मुझे ही ला करके टैक्स दो, सारा मुझे दो, तो ये इसके पास जाएगा ही नहीं। तो इसलिए वजह से दिल्ली सल्तनत के समय पर क्या करा गया कि इनकी क्या हर 2-3 साल में जगह बदल देते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ताकि ये एक जगह फिक्स ही ना रहे, एक जगह टिकेंगे ही नहीं, तो ये उस जगह को, उस कंट्री को, क्षेत्र को अपने अंडर में नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपका पूरा एकता सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यही सेम चीज आप हमें विजयनगर में देखने को मिलता है, जिसे हम अमर नायका के नाम से जानते हैं। लोगों का काम क्या था, टैक्स कलेक्ट करना, किससे, पीजेंट, क्राफ्टमैन और ट्रेडर से। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देन अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, हम्पी द एंशिएंट कैपिटल ऑफ विजयनगर। ये पॉइंट याद रखना, विजयनगर की कैपिटल क्या थी, हम्पी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और साथ ही साथ आप ये आपको पता होगा विजयनगर के जो फाउंडर हैं वो कौन थे, तो वो थे आपके हरिहरा और बुक्का, ठीक है। हरिहर और बुक्का कौन थे, इसके विजयनगर एम्पायर के क्या थे, ये फाउंडर थे। तो हम्पी जो ये कैपिटल है उसमें ये कहाँ पर है, किस जगह पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या फिर कर्नाटका में। तो विजयनगर की जो ये हम्पी है, इसकी राजधानी आप लोगों की तेलंगाना में स्थित है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारी चीजें बता दूं, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो स्टूडेंट बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे रखा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और कोई भी टॉपिक या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं, ओके। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बहामनी किंगडम से रिलेटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द नोबल्स द बहामनी किंगडम यूज टू गेट देयर सैलरी। तो बहामनी साम्राज्य के जो रईसों को इनमें से किस प्रकार से वेतन मिलता था, कैश के, नगद के थ्रू या फिर लैंड के या भूमि के थ्रू उन लोगों को यहाँ पर उनकी सैलरी मिलती थी। तो आपके पास ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने बहामनी किंगडम पढ़ रखा है तो वहां पर उन्हें नगद भी और भूमि दोनों ही तरीके से क्या मिलता था, उन लोगों को सैलरी मिलती थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द बहामनी रूलर एम्प्लॉयड विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल टू ट्रेन द सोल्जर इन द लेटेस्ट वेपनरी। तो इसमें से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बहामनी के शासक थे इनमें से किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा नवीनतम हथियारों में सैनिक को प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया था। टर्किश के लोगों को, टर्क के थे, या फिर अरब के लोगों को। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ तुर्की के लोग थे, ठीक है, जो कि क्या करते थे, ट्रेन करते थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन है जो चंगेज खान का समकालीन नेता था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द कंटेम्प्रेरी लीडर ऑफ चंगेज खान। ऑप्शन है चंगेज खान, दूसरा है आपका मिर्जा मोहम्मद हैदर दुर्गत बेग, जलाउद्दीन सुखपोश बुखारी, या फिर इल्तुतमिश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश है जो कि क्या थे, चंगेज खान का समकालीन नेता था। चंगेज खान आप लोग जानते हैं वो मंगोल था जिन्होंने क्या किया था, हमला करा था दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। इल्तुतमिश के बारे में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये दिल्ली सल्तनत के हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मंगोल के जो नेता थे चंगेज खान, याद रखना मंगोल का लीडर आपसे पूछा जाए तो कौन से, चंगेज खान थे, ठीक है। 1221 की बात कर रहा है, तो उसने दिल्ली पर चंगेज खान ने क्या करा था, यहाँ पर अटैक कर दिया था, ठीक है। तो अटैक करने का इनको खतरा था। यहाँ पे क्या बोला गया, मैंने अभी आपको क्या बताया, चंगेज खान ने दिल्ली सल्तनत, दिल्ली पर यहाँ पे ये हमला करने का खतरा था। तो उस समय ये आपको मैंने क्या बताया, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान इल्तुतमिश है वो मंगोल नेता जो चंगेज खान के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी मंगोल लीडर थे मंगोल के। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्योंकि उन लोगों को खतरा था मंगोल से, क्योंकि उन्होंने उस पर अटैक करना चाहता। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, राजेश्वर द एमिनेंट संस्कृत पोएट। ये पॉइंट याद रखना कि राजेश शेखर जो है,
राजशेखर जो है ये कौन थे? तो राजशेखर एक संस्कृत पोएट है, ड्रामेस्टिक है, मतलब कि ये एक संस्कृत कवि है, नाटककार है और क्रिटिक है यानी कि आलोचक है। हु इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क, जो अपने काम को काव्य मीमांसा के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें खुद को गुज्जर प्रतिहारों के किस राजा का गुरु बताया? तो आपको यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो ये राजशेखर है उसने गुज्जर प्रतिहारा के राजा, कौन सा गुज्जर प्रतिहारा का वो राजा है जिसको राजशेखर ने अपना गुरु बताया है? आपके ऑप्शंस हैं भोज सेकंड ने, मिहिर भोजा फर्स्ट ने, महेंद्र भोजा फर्स्ट ने या फिर महिपाल फर्स्ट ने। तो राजशेखर ने राष्ट्रकूट के महेंद्र पाल फर्स्ट को अपना गुरु बताया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, राजशेखर एक संस्कृत पोएट, ड्रामेटिस्टिक और क्रिटिक है। ठीक है, और वो किस काम से, उनकी जो बुक है वो याद रखना काव्य मीमांसा, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं जो यहाँ क्वेश्चन करा रही हूँ, क्वेश्चन में भी क्या क्या बातें वो सब कुछ नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, राजशेखर जो है उसने वो कौन था, उसने क्या लिखा और वो किसका गुरु है, यहाँ पे आपको आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो उनके बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं। तो राजशेखर जो है वो एक संस्कृत पोएट, ड्रामेटिक और क्रिटिक थे। कब? 10वीं शताब्दी के टाइम की ये बात कह रहा है। और ये क्या था, गुज्जर प्रतिहार के राजाओं के दरबार कवि थे। याद रखना, ये कौन थे? ये कोर्ट पोएट थे गुज्जर प्रतिहारा के समय पर। कोर्ट पोएट थे गुज्जर प्रतिहारा के किंग उसमें, और राष्ट्रकूट के क्या थे? वो गुरु थे। क्लियर हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको? सेकंड पॉइंट देखेंगे, ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, और उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं याद कर लो, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, ये दोनों याद कर लेना। ये दोनों की दोनों राजशेखर ने लिखी है। ही हैड रिटन, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए, पत्नी के लिए, अवंती सुंदरी को खुश करने के लिए एक क्या लिखा था उन्होंने? कर्पूर मंजरी लिखी थी। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले जाए कि उन्होंने अपनी वाइफ को खुश करने के लिए कौन सी बुक लिखी थी, तो याद रखना कर्पूर मंजरी लिखी थी। तो कर्पूर मंजरी अगर देखा जाए तो वो उन्होंने सोलेनी प्राकृत लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, किस लैंग्वेज में? प्राकृत लैंग्वेज में लिखी थी। इन हिज प्ले, अगर उनकी राजशेखर की बात करी जाए तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो ये अपने आपको गुरु बताते हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि ये गुरु, जो गुज्जर प्रतिहारा के जो राजा थे महेंद्र फर्स्ट, उसमें उनका गुरु बताया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया, गुज्जर प्रतिहारा की यहाँ पूरी बात हुई है। बीच में सॉरी मैंने राष्ट्रकूट का नाम लिया था, तो राष्ट्रकूट नहीं, वो गलती से आ गया। तो आप लोगों को याद रखना है, तो गुज्जर प्रतिहारा के कोर्ट पोएट थे और वो इसलिए वो अपने महेंद्र फर्स्ट को वो अपना गुरु मानते थे। कौन? राजशेखर। बाकी इन्होंने क्या क्या चीजें लिखी है सारी की सारी नोट डाउन कर लो, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर हैड प्रोहिबिटेड स्मोकिंग यूज ऑफ टोबैको इन 1617 AD। इनमें से कौन सा वो मुगल बादशाह था जिसने 1617 ईस्वी में तंबाकू के धूम्रपान पे प्रतिबंध लगा दिया था? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यूपीएससी या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप मत करना कि ये कौन पूछेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको स्टूडेंट यूजीसी नेट के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट में पूरे डिटेल में जितनी बातें पढ़ सको पढ़ लो। तो यहाँ पे आपको बताना है आपके कौन सा मुगल एम्पायर था जिसने जो टोबैको है, स्मोकिंग, उस पर रोक लगा दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो आप लोगों का राइट आंसर क्या है? औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो जहांगीर है, ठीक है, जहांगीर भी था, उसने भी क्या करा था? धूमपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन कब लगाया था? 1617 में। और उनकी जो उन्होंने रूल कब किया था? 1605 से लेकर के 1627 तक। तो उनका शासन का काल याद रखना। तो एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। औरंगजेब नहीं है, जहांगीर है। ओके, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना प्लीज, ये गलत हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो टोबैको है और जो स्मोकिंग है ये किसने इस पे रोक लगाई थी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। क्लियर हो गया? तो इसको ठीक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ करेक्ट होगा। तो जहांगीर हैं जिन्होंने इस पे रोक लगाई थी, उनका रूलर का साइन क्या? 1605 से 1627 तक। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इनमें से किस घटना के दौरान भारतीयों का इस्लाम में सबसे पहला संपर्क हुआ? तो ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इंडियन गॉट द अर्लीस्ट कॉन्टेक्ट विद इस्लाम। आपको बताना है भारत में सबसे पहले जो है किसने ऐसा इस्लाम का यहाँ पे हमें पहला संपर्क देखने को मिला था। ऐसा किसका इंसिडेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है? अरब का इन्वेजन जो सिंध जो कि आपकी 7वीं शताब्दी में हुआ था, टर्किश का इन्वेजन जो कि आपकी 11वीं शताब्दी में हुआ था, या अरब मर्चेंट जो कि आप लोगों के मालाबार कोर्स पे थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है तो अगर हम यहाँ जानेंगे कि आप लोगों के सबसे पहले जो हमें इस्लाम के बारे में पता चलता है तो वो आपका राइट आंसर क्या है? अरब के जो मर्चेंट थे एट द मालाबार कोस्ट, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रॉम्पेट मोहम्मद जो थे, ठीक है, तो यही से के थ्रू हमें इस्लाम के बारे में पता चलता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे बात देखी, जो अरब के ट्रेडर्स थे, ठीक है, इस्लाम टू मालाबार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद के समय पर पहुंचे, तो वहां पर हमें एविडेंस, पहला प्रमाण मिलता है कि भारत में इस्लाम पहली बार कहाँ पे कब आता है? अरब ट्रेडर के टाइम पर। क्लियर? क्योंकि उस समय हमें आपको पता है प्रॉम्पेट मोहम्मद, क्योंकि उसके बाद हुआ था अरब मोहम्मद गौरी ने आपको यहाँ पे हमला किया था, टर्किश के लोगों ने मोहम्मद, ठीक है, तो इन दोनों ने उसके बाद हमला किया था। लेकिन पहले अगर आपसे पूछा जाए, पहले है जो हमें भारत में इस्लाम धर्म के बारे में जो पता चलता है वो आपके अरब जो ट्रेडर्स थे, जो आप लोगों के उसमें जो मालाबार से आए थे इस्लाम को लेकर, तो उससे हमें पता चलता है। क्लियर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, वो किन दोनों के बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली या मराठास, अकबर और शेरशाह सूरी, या फिर शेरशाह सूरी एंड हुमायूं। तो आप लोगों को पता है कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ये किसके बीच में? क्योंकि अगर आप पहले की बात करें बाबर और इब्राहिम लोदी, तो ये था आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो पहला पानीपत का जो युद्ध हुआ था आप लोगों का 1526 में, जिससे फिर आपकी मुगल्स की एंट्री होती है, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है, यहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखोगे तो राइट आंसर है अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में, यानी कि शिवाजी, उनके बीच में ये थर्ड ऑफ बैटल पानीपत का हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का टाइमिंग आप सबको पता है 1716 के बीच जनवरी में इन दोनों के बीच में ये बैटल लड़ा गया था। ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस शासक ने सिंध के जो राजपूत शासक थे दाहिर को मार दिया था? तो कौन सा वो राजपूत है जिसको दाहिर ने क्या करा था? मार डाला था। मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी। यहीं से आपको पता है, आपके सिंध के राजपूत पूछा है तो आपको पता है सिंध का अटैक भी हुआ था, ठीक है। तो सिंध से जो कौन सा हमें अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वो रूलर है जिसने सिंध से यहाँ पर भारत में हमला किया था, तो वो थे आपके कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु किसने की थी? दाहिर ने की थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अगर हम इनके बारे में जानेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम को क्या सबसे ज्यादा बोल्ड, करेजियस एंड एम्बिशियस यंग मैन माना जाता है 17वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है। उन्हें साहसी और महत्वाकांक्षी युवक माना जाता है जब उन्हें जो सिंध पर आक्रमण करने का काम सौंपा गया था, इसीलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा बोल्ड और करेज और एम्बिशियस मैन थे, इसीलिए उन्हें सिंध से भेजा गया था ठीक है, भारत पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन उसने सिंध की राजधानी अलोर के पास एक घमासान युद्ध में दाहिर को क्या कर दिया था? उन्होंने मार डाला था। याद रखना, उन्होंने दाहिर को मार दिया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। क्लियर हो गया। तो उसने सिंध की राजधानी अलोर के पास एक घमासान युद्ध में दाहिर को क्या किया था? मार डाला था। तो इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है कि कौन सा वो रूलर है जिसने दाहिर को मार दिया था, तो वो थे आपके मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग बिकेम इनफेमस फॉर हिज फॉन्डनेस फॉर एंटरटेनमेंट एंड वाइन। इनमें से वो कौन सा राजा मनोरंजन और शराब के अपने शौक के लिए प्रसिद्ध हुआ? कौन था? तो सबसे ज्यादा शराब पीता था, एंटरटेनमेंट मजे करता था, अपने शौक के लिए बहुत फेमस था। आपके ऑप्शंस में अलाउद्दीन मसूद शाह,
रुकुद्दीन फिरोज शाह, बहरम शाह या फिर रजिया सुल्तान। तो वो जो है जो मनोराजा, जो कौन सा राजा है जो मनोरंजन और शराब के लिए अपने शौक के लिए प्रसिद्ध था, तो वो थे आपके अलाउद्दीन मसूद शाह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो रुकुद्दीन फिरोज शाह के क्या थे? पुत्र थे, याद रखना, ठीक है। देन बलबन शाह की मृत्यु के बाद उन्हें क्या करा था? सिंहासन पर बैठा दिया गया था, ठीक है। किसको? अलाउद्दीन मसूद शाह को। उसके बाद किसके? बलबन शाह की मृत्यु के बाद इनको राजगद्दी पर बैठा दिया गया था। साथ ही साथ ही वॉज अ मोर ऑफ अ puppet of for a chief and became infamous for his fondness for entertainment and wine। और इसीलिए ये कठपुतली के रूप में ये अधिक थे और ये मनोरंजन और शराब के लिए, अपने शौक के लिए बदनाम थे। कौन? अलाउद्दीन महसूद शाह। वो क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे पूछा गया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो खराज वॉज फिक्स्ड एट हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोड्यूस, खराज कितने प्रतिशत उपज पर तय किया गया था? 5%, 10%, 15% या फिर 20%। तो यहाँ पर ये खराज जो ये टैक्स जो है ये फिक्स किया गया था वो है 10%। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होता है करेक्ट। अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो किसके दौरान पे? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर क्या बता रहा है? कम से कम 1200 फ्रूट्स के गार्डन थे। कितने? 1200, लगभग कितने? 1200 हमें फलों के बागान देखने को मिलते हैं। किसके दौरान? दिल्ली और उसके आसपास जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर हमें 1200 फ्रूट्स गार्डन देखने को मिलते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मिलता था। तो इसी वजह से खाराज यहाँ पर फिक्स कर दी गई 10%। याद रखना कितना? 10% फिक्स कर दी गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जाकत जो है, जो आपका जकात जो है वो किसके लिए? मुसलमानों के लिए भिक्षा थी। और खाम्स जो है वो आपकी 20% तक क्या कर दी गई थी? लूट ली गई थी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखना। पहला तो आपको खाराज कितना 10% फिक्स किया गया था, वो इसीलिए क्योंकि दिल्ली के पूरे आसपास एरिया में हमें बहुत ही अच्छा फ्रूट का गार्डन देखने को मिलता है। इसी वजह से क्या हो गया? अच्छा रेवेन्यू भी मिल रहा था, जिस वजह से 10% का क्या लगा दिया गया? टैक्स लगा दिया गया, उपज तय किया गया, ठीक है। ये तय कर दी गई। प्रोडक्शन जो है 10% की फिक्स कर दी गई। यहीं अगर बात करेंगे तो जाकत की, तो जकात जो है वो मुस्लिमों के लिए क्या थी? मुसलमानों के लिए भिक्षा थी। और खाम्स जो युद्ध की 20% यहाँ पे क्या हो गई? लूट हो गई थी। आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अबूर बक्र शाह वॉज सक्सीडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। अबूर बक्र शाह जो है इनमें से किस राजा द्वारा सफल हुआ था? दौलत खान, मोहम्मद खान, खिज्र खान या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद। तो अबू बक्र शाह जो है वो किस राजा के द्वारा सफल हुआ था? तो वो था नसरुद्दीन मोहम्मद। तो ऑप्शन नंबर डी होता है आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर। अगर हम इनके बारे में जानेंगे तो मोहम्मद बक्र शाह जो है वो किसके द्वारा? अभी हमने देखा नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा ये उत्तराधिकारी बना था, राजा बना था, ठीक है। ड्यू टू द रूल ऑफ लेस एबल किंग्स आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। तो ये क्या थे? इन्होंने जो शासन किया था वो बहुत ही कम टाइम के लिए ये शासन किया था इन्होंने। उसका कारण क्यों? क्योंकि जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक थे उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की हालात जो है वो बहुत खराब हो चुकी थी। इसीलिए क्या हुआ था? जो मालवा और जो गुजरात है, उनके जैसे कई जितने भी आप लोगों की प्रोविंस हमें देखने को मिलती है, प्रांत देखने को मिलती है, वो सब ने अपने आप को क्या इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, अपने आप को सबने स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। इसी वजह से अबूर बकर शाह का जो हम देखेंगे जो शासन किया था इन्होंने, ये राजगद्दी पे बैठे थे नसरुद्दीन मोहम्मद की मदद से, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम टाइम तक शासन किया था। क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत के हालात जो हुए थे बहुत खराब हो चुके थे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ? जितने भी मलबा और गुजरात के लोग थे उन्होंने अपने आप को ही क्या इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि अब हम किसी के अंडर में नहीं है। तो ये होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, तानसेन ने इनमें से किस महान सूफी संतों के हाथों में इस्लाम स्वीकार किया था? तानसेन एक्सेप्टेड इस्लाम एट द हैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट सूफी संत। आपके ऑप्शन सलीम चिश्ती,
शेख मुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी या फिर मोहम्मद गौस। तो तानसेन ने मोहम्मद गौस के महान सूफी संत के हाथों से ये इस्लाम का धर्म जो है उसको स्वीकार किया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तानसेन वो ये क्या थे, हिंदू थे। ये क्या थे, ग्वालियर के हिंदू थे और ये एक साथ ही साथ एक ग्रेट म्यूजिशियन भी हैं, ये एक महान संगीतकार भी हैं। ही वॉज वन ऑफ द कोटियार हु वॉज कलेक्टिवली नोन एज अकबर, नवरत्न और द नाइन ज्वेल्स। अगर हम इनकी बात करेंगे तो वह उन दरबारियों में से एक है जिन्हें हम सामूहिक रूप के अकबर के 9 रत्न आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इन 9 रत्न में से हम इनका नाम, उनमें से एक कौन था, ये तानसेन थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, उन्होंने राजा रामचंद्र के दरबारी में, किसके, राजा रामचंद्र के दरबारी में उन्होंने संगीतकार के रूप में भी काम करा था। ठीक है, क्योंकि एक ग्रेट म्यूजिशियन रह चुके, तो उन्होंने रामचंद्र की कोर्ट में यहाँ पर इन्होंने एक म्यूजिशियन के रूप में काम करा था। देन उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ग्वालियर के जो महान सूफी रहस्यवादी हैं आपके संत मोहम्मद गौस के हाथों क्या किया था, उन्होंने फाइनली इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, थे वो हिंदू, लेकिन अब उन्होंने क्या करा था, मोहम्मद गौस के, क्योंकि वो आप लोगों ने देखा वो ग्वालियर के थे, तो इसीलिए उन्होंने मोहम्मद गौस जो कि ग्वालियर के थे उनसे क्या करा था, अब इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। क्लियर, याद रखना रामचंद्र के वो कोर्ट म्यूजिशियन रह चुके और ये अकबर के 9 रत्न में से एक भी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस वर्ष में औरंगजेब ने हिंदुओं द्वारा नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, रोक लगाने का? तो इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स औरंगजेब इशूड एन ऑर्डर फॉर बिडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टेम्पल ऑफ हिंदू। तो इन्होंने, औरंगजेब ने कौन से साल में बोल दिया था, रोक लगा दी थी कि अब हिंदुओं से रिलेटेड जो मंदिर बनाए जा रहे हैं उस पर उन्होंने क्या करा था, आदेश जारी किया था कि अब वो मंदिर और नहीं बनाए जाएंगे। 1559 में, 1659 में, 1569 में या 1695 में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20, 1659 में उन्होंने यहाँ पे रोक लगा दिया था कि और हिंदुओं के जो मंदिर होंगे वो नहीं बनाए जाएंगे। क्लियर, अगर हम इनसे बात देखेंगे तो औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को एक इस्लामी राज्य माना था। ठीक है, तो वो उन्होंने इसलिए क्यों वो मानता, तो जो मुगल एम्पायर है, क्योंकि ये पूरे के पूरे सब इस्लाम थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, जब सारे के सारे ये सब हमारा पूरा मुगल साम्राज्य जो है वो इस्लाम में है, पूरा हमारा इस्लाम का राज्य है, तो उन्होंने आदेश दिया कि जितना भी मुस्लिम के शासक में के रूप में यहाँ पे काम करने की पूरी कोशिश करो। इसी वजह से उन्होंने क्या करा, हिंदुओं द्वारा जितने भी मंदिर बनाए जा रहे थे उस पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, रोक लगाने का इन्होंने आदेश दे दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मुगल डायनेस्टी जो है, पूरा जो मुगल हमारा साम्राज्य है, वंश हम देखते हैं, ये पूरा हमारा इस्लाम का है, तो इसमें हमें क्या करना है, इस्लाम धर्म को फैलाना है। तो इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें बनाओ, इस्लाम से रिलेटेड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, टाउन्स, मंदिरें, मॉस्क्यूज, तो ये सारी चीज़ें बनाओ। तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा कि हिंदुओं के टेम्पल बनाने के लिए रोक कर दी। अगर हिंदुओं के मंदिर नहीं बनेगा तो वो और नहीं फैलेगा, हमारा इस्लाम धर्म को ये फैलाना चाहता था। क्लियर हो गया? तो ये कौन से ईयर में था, 1659 में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following non-Muslim were given a number of concession of grant by औरंगजेब? इनमें से किसको, गैर मुस्लिम को औरंगजेब द्वारा कई रियासतें या अनुदान दिए गए थे? कौन था वो? आपके ऑप्शन है यहाँ पे जखबार के जोगिज्म, बनारस के जैन या फिर उज्जैन के जैन। ठीक है, जो कि नॉन मुस्लिम थे। ठीक है, यानी कि हिंदूज थे, या फिर ठीक है जैन धर्म के थे, बौद्ध धर्म के थे, मतलब मुस्लिम नहीं थे वो लोग। तो किसको इन्होंने यहाँ पर, किसके द्वारा इन्होंने रियायतें और अनुदान दिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सेकंड या थर्ड सही है, पहला या थर्ड सही है, या फिर सारे ऑप्शन सही हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या आंसर होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपके ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। इन्होंने इन तीनों को ही क्या दिया था, कंसेशन और ग्रांट दिया था। अगर हम इनके बारे में देखेंगे, औरंगजेब इशूड फरमान, तो औरंगजेब ने क्या करा था, एक फरमान जारी किया था
क्या कि फॉर ग्रांटिंग इनम लैंड फ्री ऑफ टैक्सेस टू नॉन मुस्लिम, कि जितने भी नॉन मुस्लिम हैं उनको क्या कर मुक्त इनाम भूमि देने के लिए, कि अब सबको जो लैंड दिया जा रहा है टैक्स फ्री लैंड देने की नॉन मुस्लिम को इन्होंने एक फरमान निकाला था। जैसे मैंने आपको बताया जोगीस जो थे लकबर के, जैन तो बनारस के, उज्जैन के, गुवाहाटी के, खानदेश के, मुल्तान के, इन सब के जितने भी हैं इन सबको क्या हुआ रियासतें दी गई थी, किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। ये पॉइंट याद रखना, आपसे क्वेश्चन आगे भी इस बेस से पूछ सकता है। ओके, आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सैयद भाइयों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सैयद ब्रदर? तो सैयद ब्रदर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जल्दी से कमेंट करके दो उन 2 सैयद ब्रदर्स के नाम जिनको सैयद ब्रदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनमें आपको यहाँ पहला दिया, दी कम्प्लीटली अबॉलिश, जो जजिया टैक्स था इन्होंने पूरी तरह के समाप्त कर दिया था। दे ऑल्सो अबॉलिश पिलग्रिमेज टैक्स एट द नंबर ऑफ प्लेसेस, तो पिलग्रिमेज टैक्स आपको पता है जो जितने भी तीर्थ यात्रा होते थे तो उस जगह के भी टैक्स लगता था, तो क्या उन्होंने ये टैक्स भी खत्म कर दिया था? या फिर फारूक सियाह सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठे थे, वो जो ये दोनों जो सैयद ब्रदर्स हैं ये जो है फकरुक सियार के मदद से राजगद्दी पे बैठे थे। तो इनमें से 3 आपके स्टेटमेंट दे रखा और आपसे पूछा कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखा जाए तो तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट होते हैं आपके करेक्ट, क्योंकि ये तीनों ही बातें सही लिखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर हम सैयद ब्रदर की बात करेंगे तो उन्होंने कम्प्लीटली जजिया टैक्स जो है वो कम्प्लीटली का क्या किया था? खत्म कर दिया था। साथ ही साथ पिलग्रिमेज टैक्स भी उन्होंने खत्म कर दिया था, और वो किसकी? फर्रुख सियार की मदद से कहाँ पे? सिंहासन यानी कि राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो इसलिए आपका वो सारे की सारे स्टेटमेंट होते हैं करेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने, कुछ भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। नाउ अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, किसने संप्रदाय और संस्कारों का कड़ा विरोध किया और संस्कृत के संस्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया था? क्वेश्चन मैं दोबारा बता रही हूँ, who strongly opposed sectarianism and rights and insisted on the adoption of Hindi in place of Sanskrit? कौन सा ऐसा संप्रदाय था जिसने बोला था, जिसने हिंदी लैंग्वेज पे जोर देने को कहा बजाय संस्कृत के? ऑप्शन है चैतन्य ने, रामानुज ने, शंकराचार्य ने या रामानंद ने। तो यहाँ पे जो हैं वो थे आपके रामानंद, जिन्होंने ये बात बोली थी कि हिंदी पे ज़्यादा जोर दो संस्कृत के कंपैरिजन पे। ठीक है, इस बात का इन्होंने विरोध किया था, तो इस वजह से यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बात करेंगे हम रामानंद की, तो रामानंद जो है मुसलमान पर एक हिंदू की श्रेष्ठता की भावना को भी दूर नहीं कर सके। पहली बात तो ये कि ये लोग क्या हिंदू में जो हिंदू और मुस्लिम्स जो होते हैं उन्होंने क्या करा, जो भी रामानंद ने क्या करा, जो मुसलमान पर एक हिंदू की जितने भी सुपरियॉरिटी बैठी हुई थी उसको तो दूर नहीं कर पाए। इसी तरह से उन्होंने जितने भी शूद्र पर पुनर्जीवित वर्गों की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। उन्होंने जो भी आपके जो शूद्रास होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ना शूद्रास वैसे जो हमारे 4 वर्णास होते हैं, जो 4 वर्ग हमने पढ़े। फिर उन्होंने बोला उन्होंने भोजन के मामले में भी सख्त अलगाव करा था और पूर्ण गोपनीय का पालन किया था। वो क्या करते थे? सोशल इक्वालिटी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। उनके लिए अगर मैं आपको अच्छे तरीके में डिटेल में अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं तो उन्हें कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन क्या है, उसे कोई भी मैटर नहीं करता। उनके ये सोशल इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करते थे। इसी तरीके से याद रखना, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे रामानंद जो है वो किसी भी इक्वालिटी पे 4 वर्णास है उस पर बिलीव ही नहीं करते थे, विश्वास ही नहीं करते थे। इसीलिए अगर आप देखोगे तो हमें उनके पास देखा जाओगे तो सारे जाति के, सारे कास्ट के हमें उनके पास डिसाइपल, शिष्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्हें कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है या कौन शूद्रास है ये मैटर ही नहीं करता। सब उनके लिए बराबर हैं, ठीक है। शूद्रास भी आप लोग जानते हैं लो कास्ट में आता है, तो कोई उनको अपने अंडर में नहीं लेता, कोई ना काम देता है ना मंदिर में जाने की अलाउमेंट है, ठीक है। सब उनको दूर रखते हैं। तो इसीलिए लेकिन रामानंद का क्या करना है,
वो सोशल इक्वालिटी में नहीं मानते हैं, उन्हें कोई भी मतलब नहीं कि कोई किस भी वर्ग से हो। तो वो अगर आप देखोगे तो वो सबको अपना शिष्य बना के रखते थे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो। ठीक है, रीजनरेट किया उन्होंने वापस से, यहाँ पे आपने देखा उन्होंने रीजनरेट करा था शुद्रास को वापस से। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया कि संस्कृत भाषा से, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए ये बात इन्होंने ऐसी क्यों कही, अब आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अगर आप ये बात जानते होंगे कि संस्कृत लैंग्वेज को हिंदी पे लाने के लिए जोर क्यों किया, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज देखोगे ना तो सिर्फ ये लैंग्वेज ब्राह्मण के अलावा कोई भी नहीं जानता था। सिर्फ ब्राह्मण इस पे क्या थे, सुपीरियर थे, सिर्फ उन्हें ही ये लैंग्वेज पढ़नी आती थी, वही जानते थे। इसलिए वहाँ के जो राजा है ना, सिर्फ क्या करते थे, फिर कुछ भी चीज़ करना हो, कुछ भी पूजा करना हो, पढ़ना हो, कैसा करना हो, कौन सा टाइमिंग सही है, ब्राह्मण्स को बुलाते थे। इसलिए अगर ज़्यादा देखा जाए तो राजाओं के सारे काम जो भी होते थे ना ब्राह्मण के अंडर में होते थे, सब कुछ ब्राह्मण का करना है, चाहे वो जैसा बोले। तो इसीलिए फिर रामानंद आए, इसीलिए उन्होंने बोला हिंदी ऐसी भाषा तो उस टाइम पे सब बोलते थे, सबको समझती, इसीलिए उन्होंने इस पे जोर दिया था कि संस्कृत की जगह अगर हम हिंदी को अपनाने का जोर दिया, ताकि और सब भी इसको पढ़े और सब जगह फैला। अगर संस्कृत तक के रहेंगे तो सिर्फ ब्राह्मण के अलावा बाकी के जो वर्णास के जो कास्ट हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया था। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, नहीं तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा ये कॉन्सेप्ट जितने क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो चैनल पर जब भी आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकते, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, और कोई क्वेरी और डाउट हो तो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है। बाकी आप सारे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कुछ से रिलेटेड आपको वहाँ मिल सकता है। अमर नए आकाश के लिए भी आप प्लेलिस्ट में वीडियो आएगी, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।